हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जमकर अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़े हुए पिछले 6 माह के करंट अफेयर। आने वाले हर एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपको ध्यान से सुनना है। लगभग 50 प्लस करंट अफेयर मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। वीडियो लंबी हो सकती है तो आप इसको 2 पार्ट में रुक कर देख सकते हैं। अगर आप लगातार नहीं देख सकते हैं लेकिन आपको देखनी जरूर है, क्योंकि यहां से 100% करंट अफेयर आएंगे, क्योंकि मैंने इसी तरीके से क्वेश्चंस का चुनाव किया है और इसमें मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए करंट अफेयर्स एक साथ पढ़ाने की कोशिश की है, ताकि आपको याद करने में बड़ी आसानी रहे और समझने में भी आसानी रहे। तो जो भी जैसे कोई बैंक है तो उससे रिलेटेड जो भी पिछले 6 महीने में करंट अफेयर थे और जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो एक साथ रखने की कोशिश की है, जिससे आपको याद करने में समझने में सुविधा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड करंट अफेयर के साथ। रिसेंटली आरबीआई ने अप्रैल मंथ में 2 कोऑपरेटिव बैंकों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, जिनमें से एक बैंक का नाम है सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी अच्छी नहीं थी और ये लॉसेस के अंदर चल रहा था। इसके पास कोई सरवाइव करने का प्लान भी नहीं था और ना ही किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज होने का कोई कंक्रीट रिवाइवल प्लान था। तो फाइनली आरबीआई ने 30 अप्रैल को इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर था, मुंबई में था। तो आपको ध्यान देना है कि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीआई ने रिसेंटली किन कोऑपरेटिव बैंक्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। तो रिसेंटली 2 कोऑपरेटिव बैंकों का लाइसेंस कैंसिल किया है, एक सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक है और दूसरा मपुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। मैं अगली स्लाइड के अंदर उसको दिखा भी दूंगा आपको। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आरबीआई ने किन कोऑपरेटिव बैंकों का लाइसेंस कैंसिल किया है। तो एक पर होगा आपका सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक और दूसरे पर होगा मपुसा कोऑपरेटिव बैंक और तीसरे पर मान लो कोई न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक हो गया, फोर्थ पर कोई और होगा। और उसके बाद आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि पहले ए एंड बी सही है, दूसरे पर बी एंड सी सही है, ऑल सही। तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, सीकेपी और मपुसा कोऑपरेटिव बैंक। तो ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है मपुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इस बैंक का भी आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया है 16 अप्रैल को। इसकी भी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी और ना ही इसके पास कोई सर्वाइवल प्लान था, काफी लॉस के अंदर चल रहा था, इसकी एनपीए बढ़ी हुई थी। तो अब ध्यान दो एक चीज पर कि इन बैंकों के अंदर जो पब्लिक ने जो पैसा डिपॉजिट किया हुआ था, जो डिपॉजिटर्स की डिपॉजिट्स थी, उन पर क्या हुआ, क्या उनका पैसा डूब जाएगा या उनको पैसा मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिए, बैंकों के अंदर जो भी आप पैसा डिपॉजिट करते हैं वो एक संस्था के द्वारा इंश्योर्ड होता है, जिसका नाम क्या है, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। मैं इसके बारे में आपको अलग से वीडियो में भी पढ़ा चुका हूं, जब आरबीआई की सब्सिडीज के बारे में पढ़ाया था। तो जो भी पैसा बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हैं कोई भी कस्टमर, उसका पैसा इंश्योर्ड होता है DICGC के द्वारा, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। कितने रुपए तक का ये प्रेजेंटली इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, ये 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। और अब किसी भी कस्टमर ने 5 लाख रुपए तक उसका विद इंटरेस्ट पैसा होगा किसी इन दोनों बैंकों के अंदर, तो वो पैसा सारा का सारा DICGC वापस प्रोवाइड कराएगी। अगर मान लीजिए किसी का पैसा 5 लाख रुपए से ऊपर डिपॉजिट होगा, तो ये समझिए कि उसका बाकी का पैसा डूब गया है। बाकी का पैसा क्या हो गया है, डूब गया है। 5 लाख रुपए तक का क्या होगा, DICGC प्रोवाइड कराएगी। अगर मान लीजिए किसी का 5 लाख रुपए प्रिंसिपल ही डिपॉजिट था, तो उस पर मान लीजिए 10,000 रुपए आपका इंटरेस्ट हो चुका है, तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर किसी के मान लीजिए 4,90,000 रुपए डिपॉजिट थे और 10,000 इंटरेस्ट थे, तो पूरे 5 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर 5 लाख रुपए तक आपके पैसे इंश्योर्ड होते हैं किसी भी बैंक के अंदर। अब ये 2 कोऑपरेटिव बैंक के जो जिनका लाइसेंस कैंसिल हो गया है, अब ये बैंकिंग की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, अब ये खत्म हो गए हैं और इनके अंदर कुछ का पैसा सेफ है और कुछ लोगों का पैसा डूब गया है। अगर मैं बात करूं DICGC की, DICGC से भी आपके एग्जाम में करंट अफेयर आएगा, क्योंकि जो DICGC की जो इंश्योरेंस की लिमिट है 5 लाख, ये पहले 5 लाख नहीं थी, ये केवल 1 लाख रुपए थी। अब इसको फरवरी में बढ़ाकर
5 लाख कर दिया गया है। तो आपके एग्जाम ये पूछा जाएगा कि आरबीआई ने रिसेंटली डीआईसीजीसी की लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 लाख कर दी, पहले कितनी थी? 1 लाख थी। तो अगला क्वेश्चन यही है कि आरबीआई हैज इंक्रीज द इंश्योरेंस कवर ऑन बैंक डिपॉजिट्स अप टू 5 लाख, 5 लाख तक का। इसका मतलब ये नहीं है कतई कि आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं और आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, नहीं। 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है डीआईसीजीसी के द्वारा। डीआईसीजीसी आरबीआई की सब्सिडरी है और डीआईसीजीसी को कब बनाया गया था? 1961 में, 1961 के अंदर डीआईसीसी को बनाया गया था। डीआईसीसी के चेयरमैन के बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डीआईसीसी के चेयरमैन कौन है? बीपी कनुंगो। बीपी कनुंगो कौन है? बीपी कनुंगो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी हैं। और डीआईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? डीआईसीसी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और ये आरबीआई की एक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, तो 2 कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, उसके अंदर जो डिपॉजिट्स के पैसे थे वो डीआईसीजीसी प्रोवाइड कराएगी अप टू 5 लाख। देखिए स्टार्टिंग से ही लाख या 5 लाख नहीं प्रोवाइड करा रही थी जो डीआईसीजीसी, वो 68 में 5,000 रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती थी आपके डिपॉजिट्स पर। 70 में ये 10,000 बढ़ाकर कर दिया गया था। 76 में इसको बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया था। 80 में 30,000 और 93 से अब 2020 तक 1 लाख प्रोवाइड करा रही थी और अब फरवरी 2020 से अब इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ये बाकी जितने भी अमाउंट है ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये 5 लाख वाला अमाउंट की डीआईसीजीसी कितने रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। आई थिंक आपको सारी चीजें यहां तक की बिल्कुल समझ में आ गई हैं और आप अच्छे से इन चीजों को समझ पाओगे। और मैंने जैसे ही बात की कि 2 कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, तो आरबीआई के अकॉर्डिंग पिछले 5 साल के अंदर 1000 से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर फ्रॉड के केसेस सामने आ चुके हैं और उनके अंदर लगभग 221 करोड़ का उन बैंकों को लॉस हुआ है। तो आपसे यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिछले 5 साल के अंदर आरबीआई के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर कितने केसेस आ चुके हैं फ्रॉड के? तो आप क्या कहेंगे? 1000, लगभग 1000 केसेस आ चुके हैं। और कितने सालों में आए हैं ये? पिछले 5 सालों के हैं। और पिछले 5 सालों में कोऑपरेटिव बैंकों को कितना लॉस झेलना पड़ा है इन फ्रॉड्स के कारण? 221 करोड़ का, 221 करोड़। तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। और 2 और कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में हम बात करते हैं जिनको अपग्रेड किया जाएगा, जिनको आरबीआई की तरफ से अपग्रेड करने की होने की परमिशन मिल चुकी है। कहने का मतलब ये है कि अब जो 2 कोऑपरेटिव बैंक थे जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी अच्छी थी, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक कब बनाए गए थे? 2015 के अंदर बनाए गए थे और इनकी संख्या प्रेजेंट में 10 है और 2 और हो जाएंगे, +2 हो जाएगा तो ये 12 हो जाएंगे। तो वो 2 कौन से कोऑपरेटिव बैंक हैं? आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि कौन से कोऑपरेटिव बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जिसका हेडक्वार्टर सहारनपुर में है। सहारनपुर कहां पर है? यूपी में है। इसकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी अच्छी है और आरबीआई से इसको परमिशन मिल चुकी है स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने की। दरअसल एक चीज आपको याद रखनी है, आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस को अपग्रेड करते हुए एक नोटिफिकेशन निकाला था कि कोई भी कोऑपरेटिव बैंक अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में स्वेच्छा से कन्वर्ट होना चाहता है तो वो हो सकता है, लेकिन उसकी मिनिमम नेटवर्थ 50 करोड़ होनी चाहिए और उसकी कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशो कितनी होनी चाहिए? 9% होनी चाहिए। अगर किसी भी कोऑपरेटिव बैंक की नेटवर्थ मिनिमम 50 करोड़ है और कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशो 9% है तो वो एलिजिबल है स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने के लिए। तो 2 कोऑपरेटिव बैंकों ने इंटरेस्ट दिखाया है और वो कन्वर्ट होने जा रहे हैं। पहले का नाम क्या है? शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक और दूसरे का नाम क्या है? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। शिवालिक जो मर्केंटाइल बैंक है ये यूपी सहारनपुर में तो इसका हेडक्वार्टर है ही और ये साथ में यूपी, एमपी, दिल्ली, उत्तराखंड इन राज्यों के अंदर भी अपनी ब्रांचेस ओपन किए हुए हैं, अपने पैर पसारे हुए हैं और काफी अच्छी सिचुएशन में चल रहा है। ये एक मल्टी स्टेट बैंक है।
इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो ध्यान रखना है आपको कि आरबीआई ने मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दे दिया है फॉर 18 मंथ। 18 मंथ का ये क्या है, एक इन प्रिंसिपल लाइसेंस है। इन प्रिंसिपल लाइसेंस का मतलब क्या होता है, एक टेम्परेरी लाइसेंस है। इन 18 मंथ के अंदर ये अगर अपनी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेता है, जो भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर सारा का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लेता है तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बना रहेगा। अगर नहीं कर पाता है तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं बनेगा। और ये काफी अच्छी सिचुएशन में है ये बैंक, तो इसकी लगभग ये मानो कि पूरी हो चुकी है। स्मॉल फाइनेंस बैंक कहलवाना थोड़े दिन के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा मैंने जिक्र किया था न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने जा रहा है, जिसकी जो करंटली महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर अपनी ब्रांचेज ओपन किए हुए हैं, और ये इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। और मैंने आपको टाइप्स ऑफ बैंक में भी पढ़ाया था कि कुछ कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, कुछ कोऑपरेटिव बैंक नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। तो दोनों के दोनों ये कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल्ड बैंक हैं। दोनों के दोनों कोऑपरेटिव बैंक क्या है, शेड्यूल्ड बैंक है। देखिए कुछ चीजें और बता देता हूं मैं आपको कि एक कोई भी बैंक ओपन करने के लिए मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी होती है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, 500 करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करने के लिए मिनिमम कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है, पहले 100 करोड़ होती थी, अब इसको अपग्रेड करके 200 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन ध्यान देना, लेकिन कोई भी कोऑपरेटिव बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम 50 करोड़ की उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए, 50 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की नेटवर्थ की तो ये 230 करोड़ है, ठीक है। तो चीजों को ध्यान से समझना है। आपको कोई भी बैंक ओपन करना है तो 500 करोड़ चाहिए। हाँ, एक जिक्र और कर लेता हूं मैं पेमेंट बैंक की। पेमेंट बैंक को कितनी चाहिए, 100 करोड़। पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। अभी उसको अपग्रेड नहीं किया गया है। तो आई थिंक आपको यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। मैंने एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। 2 कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस कैंसिल किया गया है, ठीक है। और 2 कोऑपरेटिव बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, उनके आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एचडीएफसी बैंक की बात करता हूं। एचडीएफसी बैंक ने एक सॉन्ग रिलीज किया है जिसका नाम है हम हार नहीं मानेंगे। ये दरअसल जो कोविड-19 के अंदर जो हम डाउनग्रेड हो रखे हैं उसको अपनी हिम्मत ना हारे, उस अपनी हिम्मत को बढ़ाने के लिए ये एचडीएफसी ने लॉन्च किया है हम हार नहीं मानेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग किस बैंक ने लॉन्च किया, या एचडीएफसी ने कोविड-19 के अगेंस्ट कौन सा सॉन्ग लॉन्च किया है, हम हार नहीं मानेंगे, याद रहेगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको किसने लिखा है इस सॉन्ग को, और इसका म्यूजिक किसने कंपोज किया है। तो द लिरिक्स ऑफ दिस सॉन्ग हैज बीन पेन्ड बाय परसुन जोशी। इसके जो लिरिक्स हैं परसुन जोशी ने लिखे हैं, और इसका म्यूजिक कंपोज किया है ए आर रहमान ने। याद रखना है आपको, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं मैं आपको कि एचडीएफसी बैंक ने जब ये सॉन्ग रिलीज किया यूट्यूब पर, तो ये कहा एचडीएफसी बैंक ने कि जितना भी इसको सोशल मीडिया पर शेयर किया जाएगा, पर शेयर 500 रुपीज, पर शेयर 500 रुपीज वो पीएम केयर फंड में डोनेट करेगा। कौन डोनेट करेगा, एचडीएफसी बैंक। पर शेयर 500 रुपीज पीएम केयर फंड में डोनेट करेंगे। और लगभग 2 करोड़ रुपीज, जहां तक मैंने देखा था लास्ट न्यूज, 2 करोड़ रुपीज एचडीएफसी बैंक ने इसके अंदर पीएम केयर फंड के अंदर इस सॉन्ग के ऊपर डोनेट किए हैं। एचडीएफसी बैंक के बारे में और भी आपको काफी चीजें जाननी है जो स्टैटिक चीजें हैं और आपके एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं। जैसे काफी बार पूछा गया है कि एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ कौन है, तो एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ हैं आदित्य पुरी। एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, आदित्य पुरी है। और एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है। और एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन यानी कि पंच लाइन, ठीक है,
कि जहां से उसके बारे में पता चलता है कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है या बैंक है। तो इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम आपकी जरूरतें समझते हैं। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, कस्टमर को ये बैंक कह रहा है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, यानी कि कुल मिलाकर इसकी सीधी सिंपल लैंग्वेज ये होगी कि ये बैंक कस्टमर्स की जरूरत समझता है, किस तरीके की सर्विस चाहिए उसी तरीके की सर्विस ये उस बैंक को प्रोवाइड कराता है। तो आगे बढ़ते हैं। पीपल बैंक्स ऑफ चाइना की बात करता हूं। पीपल बैंक्स ऑफ चाइना क्या है? पीपल बैंक्स ऑफ चाइना चाइना का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक क्या होता है? जैसे इंडिया के अंदर आरबीआई है, आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ऐसे ही पीपल बैंक्स ऑफ चाइना, पीपल बैंक्स ऑफ चाइना क्या है? चाइना का सेंट्रल बैंक है जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसके गवर्नर हैं यी गैंग। इसके गवर्नर हैं यी गैंग। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने नोट किए हुए हैं। अब आता हूं मेन मुद्दे की बात पर, करंट अफेयर पर। जो चाइना का सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है पीपल बैंक ऑफ चाइना, उसने एचडीएफसी के अंदर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते हुए 1.01% कर ली है। पहले इसकी एचडीएफसी के अंदर 0.8% थी, अब ये बढ़कर 1.01% हो गई है। तो कुल मिलाकर सीधी सी सिंपल बात ये है, एचडीएफसी के अंदर चाइना के सेंट्रल बैंक की शेयर होल्डिंग 1% से ज्यादा हो गई है। अब ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से समझाता हूं आपको कि यहां पर मैंने एचडीएफसी की बात की, एचडीएफसी की बात की मैंने, लेकिन एचडीएफसी बैंक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ध्यान देना, एचडीएफसी बैंक की बात नहीं कर रहा हूं कि एचडीएफसी बैंक में शेयर होल्डिंग खरीद ना। एचडीएफसी बैंक तो एचडीएफसी की एक सब्सिडरी है, एक सहायक कंपनी है। एचडीएफसी ग्रुप है, एचडीएफसी इंश्योरेंस है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी लाइफ है, ठीक है, वो सारी इसकी सब्सिडरीज कंपनी है। तो एचडीएफसी तो एक ग्रुप है। एचडीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब मैं बात करता हूं कि ये करंट अफेयर क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी देश का मोस्टली जनरली सेंट्रल बैंक किसी दूसरे देश के बैंक के अंदर शेयर्स वगैरह नहीं खरीदता है, लेकिन यहां पर चाइना ने किया है। यहां पर चाइना ने इंडिया के अंदर किसी प्राइवेट एंटिटी के शेयर्स खरीदे हैं जिसका नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, जनरली आमतौर पर किसी भी देश का सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं करता है। इंडिया के सेंट्रल बैंक ने किसी देश के अंदर किसी एंटिटी के इस तरीके के शेयर नहीं खरीद रखे, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक होता है उसका तो काम क्या होता है? गवर्न करना, ठीक है, उसका रेगुलेट करना होता है, तो रेगुलेटरी बॉडी होती है, ठीक है। लेकिन चाइना के बैंक ने यहां पर शेयर खरीदे हैं। और यहां पर एक और चीज मैं आपको बताऊं कि कोई भी बाहरी कंपनी या बाहरी बैंक किसी इंडियन कंपनी के अंदर या किसी इंडियन बैंक के अंदर शेयर खरीदता है, अगर 1% से कम रहता है तो उसको एनएसई बीएसई या सेबी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही 1% से ज्यादा की शेयरिंग होल्डिंग बढ़ जाती है तो ऐसे ही रेगुलेटरी बॉडीज को बताना जरूरी होता है। तो यहां पर एचडीएफसी ने सेबी को बताया है कि 1% से ज्यादा शेयर होल्डिंग हो गई है। इसको रोक भी नहीं सकते थे क्योंकि ये नॉर्मल चैनल के थ्रू हुआ है, इसको रोका नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूं मैं एचडीएफसी की। एचडीएफसी बैंक की बात नहीं कर रहा अभी मैं, ठीक है। एचडीएफसी देखो, एचडीएफसी बैंक तो ये था, ये पीछे वाले इसमें देखो, एचडीएफसी बैंक के एमडी कौन थे? आदित्य पुरी थे। उसकी टैगलाइन क्या थी? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं एचडीएफसी बैंक की पेरेंट्स कंपनी। एचडीएफसी बैंक की पेरेंट्स कंपनी कौन है? एचडीएफसी ग्रुप है। और इसके सीईओ कौन है? के की मिस्त्री। और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। बस इतना ही आपको यहां से याद रखना है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहां से क्या बनता है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि किस देश के सेंट्रल बैंक ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के 1% से ज्यादा शेयर खरीद लिए हैं? पीपल बैंक ऑफ चाइना और चाइना के बैंक ने, या किस बैंक ने? तो बैंक का नाम बता देंगे। या आपसे पूछे कि चाइना के सेंट्रल बैंक पीपल बैंक ऑफ चाइना ने किसके अंदर 1% से ज्यादा शेयर खरीद लिए हैं? तो आप क्या कहेंगे? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्लियर है भाई यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? विदेशी पूंजी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट होना, यानी कि कोई विदेश की कंपनी, जैसे अब मैंने पीपल बैंक ऑफ चाइना की बात तो की, ठीक है। ये क्या है?
एक तरीके की एफडीआई तो है, लेकिन इसको एफडीआई नहीं कहेंगे क्योंकि 1% है ये, ठीक है। इसको एफपीआई कहेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहे जाएगा। अगर 10% से कम की इन्वेस्टमेंट होती है तो उसको एफपीआई कहते हैं, और 10% से ज्यादा की होती है तो उसको एफडीआई कहते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। एफडीआई क्या है? किसी विदेशी नागरिक द्वारा या किसी विदेशी कंपनी के द्वारा किसी इंडियन एंटिटी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है 10% से ज्यादा, ठीक है, तो उसको एफडीआई कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहां पर बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर जो एफडीआई की परसेंटेज है वो 13% और बढ़ गई है, 13% और बढ़ गई। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर एफडीआई कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 13%, 13%। द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2020? तो आंसर क्या होगा? 13% होगा। और सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर किस देश से इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो आंसर क्या होगा? सिंगापुर। सिंगापुर से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है 14.67 बिलियन डॉलर। डॉलर में है भाई, ये ध्यान रखना, और 13% हुआ है। क्लियर है? ये सारी जानकारी किसने दी है? ये सारी जानकारी किसने दी है? ये दी है डीपीआईआईटी ने। डीपीआईआईटी ने। आपके एग्जाम में डीपीआईआईटी की फुल फॉर्म आती है। डीपीआईआईटी क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं अब, ठीक है। आरबीआई ने नेत्रहीन लोगों के लिए करेंसी की कैसे पहचान की जाए उसके लिए एक ऐप लॉन्च की है। उस ऐप का नाम क्या है? मनी ऐप है। और मनी की फुल फॉर्म क्या है? मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर। मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर। दरअसल इसके अंदर क्या है, ये आप ऐप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, MANI के नाम से ऐप होगी, और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम करेगी। और ये स्पेशली नेत्रहीन लोगों के लिए बनाई गई है जिनको विजुअली प्रॉब्लम है, आंखों में देखने में प्रॉब्लम होती है और वो पहचान नहीं पाते हैं कि करेंसी नोट ये कितने का है, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का है, वो पहचान नहीं पाते हैं। उनको पहचान बताने के लिए ये ऐप काम करेगी। इसके अंदर क्या करना होगा? फोन का कैमरा ऑन करना होगा, उसके सामने रखना होगा करेंसी नोट, और उसको ये स्कैन करेगी, और स्कैन करने के बाद ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर बताएगी उस करेंसी नोट की डिनोमिनेशन, कि कितने रुपए का नोट है। जैसे 100 रुपीज नोट इस तरीके से वो प्रोनाउंस करेगी, या 100 रुपए का नोट इस तरीके से वह प्रोनाउंस करेगी। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके। तो आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? नेत्रहीन लोगों की करेंसी नोट पहचानने के लिए आरबीआई ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? और ये एग्जाम में आ भी चुका है, रिसेंट के एग्जाम में आया भी था, ये कोविड-19 से पहले जो भी एग्जाम हुए थे उनके अंदर आया था, ठीक है। तो कौन सी ऐप लॉन्च की है? मनी। और मनी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाएगी, मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर। मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर। ध्यान रहेगा इतना, इन दोनों की फुल फॉर्म, और इसको याद रखना है। और ये यहां पर देख पा रहे हैं इसका लोगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने आप ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट के मोड्स यूज करें उसके लिए आरबीआई ने किस सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया है? ये आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। तो आरबीआई ने ट्विटर पर एक कैंपेन लॉन्च किया है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट मोड्स को अपनाया जाए। और इस कैंपेन के जो फेस हैं वो है बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज यूज्ड बाय आरबीआई अंडर द कैंपेन अर्जिंग बैंक कस्टमर्स टू अडॉप्ट डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट। तो आप आंसर याद रखेंगे, ट्विटर प्लेटफॉर्म को यूज किया गया है। और इस कैंपेन के जो ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर तो ज्यादा बड़ी चीज हो जाएगी, इसके फेस यानी कि इसका एड किसने किया है, वो है अमिताभ बच्चन। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा बैंकों में भीड़ ना लगाएं। आपको कैश विड्रॉल करना है, ठीक है, या कैश ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आप बैंकों के अंदर भीड़ ना लगाएं। कोविड-19 के चलते बैंकों के अंदर ज्यादा भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, तो इसको सही तरीके से लागू करने के लिए आरबीआई ने ट्विटर पर एक कैंपेन लॉन्च किया, जिसके अंदर
आरबीआई ने लोगों को अर्ज किया, लोगों को अपील की कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स के मेथड यूज कीजिए, यूपीआई यूज कीजिए, एनईएफटी यूज कीजिए, आईएमपीएस यूज कीजिए। और ये सारा का सारा जो कैंपेन चलाया है ये ट्विटर पर चलाया है। और इसका एड किसने किया है, इस कैंपेन के फेस कौन थे, अमिताभ बच्चन थे। ये आप यहाँ पर साइड में देख भी पा रहे होंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं ये चीजें आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले वाला, ठीक है, और काफी डिटेल में मैं आपको समझाने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आरबीआई हैज इज्ड कैश रिजर्व रेशो रिक्वायरमेंट। आरबीआई ने सीआरआर की रिक्वायरमेंट को आसान कर दिया है बैंकों के लिए। अब सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि सीआरआर क्या है। कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, व्हाट इज कैश रिजर्व रेशो। मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाया है और वहां पर बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, फिर भी मोटे तौर पर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, अगली स्लाइड के अंदर। व्हाट इज सीआरआर, सीआरआर स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशो। जैसे कुछ कस्टमर्स हैं, इन कस्टमर्स ने बैंक के अंदर 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए, इसके अंदर 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए, बैंक के अंदर 100 करोड़ आए, उसमें से 4%, अगर सीआरआर की रिक्वायरमेंट 4% है, उसमें से ये घट बढ़ सकती है भाई, कोई फिक्स नहीं होती है, ठीक है। 4% सीआरआर की परसेंटेज है, तो 100 करोड़ का 4% निकालकर आरबीआई के पास जमा कराना होता है एज ए सिक्योरिटी, और इस पर आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है, इसी को सीआरआर कहते हैं। अब ये 100 करोड़ जो पब्लिक की डिपॉजिट थी, इनको एनडीटीएल बोलते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ये बैंक के ऊपर लायबिलिटी होती है। कुल मिलाकर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं कि एक बैंक के अंदर कस्टमर्स ने जो कुल पैसा डिपॉजिट किया, उसका एक फिक्स परसेंटेज जो आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, मान लीजिए 4% है, 4% निकालकर आरबीआई के पास कैश की फॉर्म में, ओनली कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है, ठीक है। ये डेली बेसिस पर मेंटेन होता है, ये डेली बेसिस पर मेंटेन होता है, ठीक है। इस पैसे को डिपॉजिट करना होता है और ये आरबीआई ही इस पैसे को यूज कर सकता है, बैंक इस पैसे को वापस नहीं लेते और ना ही बैंकों को ये लोन के रूप में, बैंकों को ना ही इस पर इंटरेस्ट मिलता है। और जो बाकी का बचा पैसा होता है उसी को केवल बैंक अपने यूज में ले सकते हैं, लोन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज में ले सकते हैं। जैसे 96 रुपीज या 96 करोड़ रुपीज बच गए हैं तो उसी को बैंक यूज कर सकते हैं। एक बैंक के पास 100 रुपया है, उसमें से 4 रुपए आरबीआई के पास फोकट में रख दिए, उसको सीआरआर कहते हैं। आई होप आपको सीआरआर समझ में आया होगा। तो अब यहां पर क्या है, ये जो फोकट में 4 रुपए रखे जा रहे थे, अब इसको रखने को आसान कर दिया। आसान क्या कर दिया है, इसको घटा दिया है। किस फॉर्म में घटाया है वो आपको समझना है। पीछे पीछे वाला क्वेश्चन यही था कि जो पैसा बैंक आरबीआई के पास रखते थे सीआर के फॉर्म में, वो अब बैंकों को अगले 5 साल तक नहीं रखना, अगले 5 साल तक नहीं रखना। क्या कुछ भी नहीं रखना, बिल्कुल नहीं रखना? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। उसमें से कुछ पैसा बैंकों को नहीं रखना। कौन सा पैसा नहीं रखना? देखिए, एक बैंक के पास जो भी पैसा आया, ठीक है, बैंक के पास जो भी पैसा है उस पैसे में से बैंक ने जो 31 जनवरी से 31 जुलाई 2020 तक हाउसिंग में, ऑटोमोबाइल में, एमएसएमई सेक्टर में जितने रुपए का लोन दिया है, जितने रुपए का लोन दिया है उस रुपए के इक्विवेलेंट, उस रुपए के इक्विवेलेंट सीआरआर आरबीआई के पास मेंटेन नहीं करनी है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। आरबीआई के पास, सॉरी, ये कस्टमर है, ये बैंक है, ये आरबीआई है। कस्टमर से बैंक के पास 100 रुपया है, ठीक है। इसमें से कितने रुपए रखने हैं? 4 रुपए रखने हैं, ठीक है। 96 बैंक के पास बचे, 96 बैंक के पास बचे, ठीक है। 96 में से बैंक ने 1 जनवरी से, सॉरी, 31 जनवरी से 31 जुलाई के बीच में ऑटोमोबाइल में, ठीक है, हाउसिंग में और एमएसएमई में, ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंदर मान लो 2 करोड़ का लोन दिया, ठीक है। तो कितने रखने थे? 4। अब 4 नहीं रखने हैं अगले 5 साल तक, ठीक है। इसमें से ये हमेशा लेस होते रहेंगे, जितना ये लोन दिया है ये लोन को
अगले 5 साल तक जितनी भी सीआर रखनी होगी उसमें से इस लोन के अमाउंट को लेस करके रखेंगे। तो कितना रखेंगे? बचा हुआ रिमेनिंग 2 आरबीआई के पास। यानी कि इसका फायदा क्या हुआ? बैंकों को फायदा हुआ और इससे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ गई। बैंकों से आरबीआई के पास कम पैसा जाएगा, बैंकों से आरबीआई के पास कम पैसा जाएगा और बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा यूज करने के लिए। और इससे एक और फायदा क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर बैंकों ने ज्यादा से ज्यादा लोन देने की कोशिश की 31 जनवरी से 31 जुलाई के बीच में, ताकि उनको फ्यूचर में अगले 5 साल तक सीआरआर कम मेंटेन करना पड़े आरबीआई के साथ। अब बात यह है कि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आरबीआई ने जो सीआरआर की रिक्वायरमेंट को इजी किया है वो अगले कितने सालों तक किया है। तो कितने सालों तक? 5 सालों तक। कितने सालों तक किया है? 5 सालों तक। किस किस सेक्टर में लोन दिए जाने पर, किस किस सेक्टर में लोन दिए जाने पर सीआरआर को इजी किया गया है? तो हाउसिंग, ऑटोमोबाइल और एमएसएमई सेक्टर। आरबीआई ने रिसेंटली सीआरआर को आसान कर दिया है, बैंकों के लिए सस्ता कर दिया है। ठीक है, किस तारीख से किस तारीख के बीच में दिए गए लोन के इक्विवेलेंट बैंकों को सीआरआर मेंटेन नहीं करना है? तो 31 जनवरी से 31 जुलाई के बीच में। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने रिसेंटली एक लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया। लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कहते हैं इसको, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, वित्तीय साक्षरता सप्ताह, वित्तीय साक्षरता सप्ताह। आरबीआई ने ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब से कब तक सेलिब्रेट किया? तो ये 10 फरवरी से 14 फरवरी तक किया। ये हर साल सेलिब्रेट करता है आरबीआई और इन्हीं दिनों में करता है और हर साल आपके बैंकिंग एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। और इसकी थीम पूछी जाती है कि आरबीआई ने लिटरेसी वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया? तो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक सेलिब्रेट किया। और इसकी थीम क्या थी? इस साल की जो थीम थी वो थी एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। यहां पर आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास किस नंबर के गवर्नर है? कमेंट करके आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट आउटलुक 2020 ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन गोल्ड, इंडिया विश्व में दूसरे देशों से गोल्ड खरीदने के मुकाबले में मामले में किस नंबर पर है? तो आंसर क्या होगा? 6ठे नंबर पर है। बहुत सारे देशों के सेंट्रल बैंक एक देश से दूसरे देश के सेंट्रल बैंक से गोल्ड खरीदते हैं। तो गोल्ड खरीदने के चक्कर में इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो कौन से स्थान पर आता है? वो 6ठे स्थान पर आता है। ठीक है, तो आपको यहां से आरबीआई की पोजीशन याद रखनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रैंक्ड एट व्हाट पोजीशन इन बाइंग गोल्ड फ्रॉम अब्रॉड अमंग द सेंट्रल बैंक ऑफ द वर्ल्ड? द आंसर इज 6। ठीक है, इससे पहले कौन कौन आता है? सबसे ज्यादा जो गोल्ड खरीदता है दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक से, चाइना है, रसिया है, कजाकिस्तान है, तुर्की है, पोलैंड है, ये है। और उसके बाद क्या आता है? इंडिया आता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग इंडिया 6ठे नंबर पर दूसरे देशों से गोल्ड खरीदता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, ठीक है, और बहुत ही समझने लायक है, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दोगे तो ही समझ में आएगा। वॉलंटरी रिटेंशन रूट, व्हाट इज वॉलंटरी रिटेंशन रूट? व्हाट इज वॉलंटरी रिटेंशन रूट? जब आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होगा तभी आप आगे का क्वेश्चन कर पाएंगे। रिसेंटली आरबीआई ने वॉलंटरी रिटेंशन रूट यानी कि वीआरआर की लिमिट को इंक्रीज कर दिया है और इस लिमिट को 75,000 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ कर दिया है। तो क्वेश्चन तो यही आएगा आपके एग्जाम में कि वीआरआर की लिमिट को इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है? 1.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। क्लियर है? वीआरआर की फुल फॉर्म आ सकती है आपके एग्जाम में वॉलंटरी रिटेंशन रूट, वॉलंटरी रिटेंशन रूट। अब ये होता क्या है? अब ध्यान से सुनो, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने के
दो तरीके हैं, एक होता है एफडीआई और एक होता है एफपीआई या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कह देते हैं इसको। एफडीआई का मतलब क्या होता है, अगर इंडिया के अंदर कोई भी किसी भी कंपनी के अंदर कोई बाहर की कंपनी या कोई पर्सन 10% से ज्यादा इन्वेस्ट करता है और उसकी एसेट्स के अंदर कंट्रोल ले लेता है तो उसको एफडीआई कहते हैं। जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया और उसके अंदर डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। अब सारा का सारा कंट्रोल पावर किसके हाथ में आ गई, एफडीआई के हाथ में आ गई। क्लियर है, उसमें उसकी एसेट्स में इंटरेस्ट दिखाता है और उसकी कंट्रोलिंग पावर में इंटरेस्ट दिखाता है, उसको कहते हैं एफडीआई। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है। एफपीआई क्या होता है, कोई भी बाहरी देश का नागरिक या कोई भी इन्वेस्टर या कोई कंपनी इंडिया के अंदर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है लेस देन 10%, ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। इन्वेस्टमेंट पर्पज का मतलब क्या है, केवल प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट अर्न करने का मतलब क्या है कि केवल शेयर्स में, डिबेंचर्स में, इनमें इन्वेस्ट करती है फॉर सम टाइम, या मैं कहूं शॉर्ट टाइम पीरियड। जैसे जैसे किसी शेयर्स के भाव नीचे गिरे, खरीद लिया और जैसे उसके भाव ऊपर गए उसको तुरंत बेचकर निकल गए, उस प्रोसेस को कहते हैं एफपीआई। उसमें कंट्रोलिंग पावर से कोई मतलब नहीं था कि भाई मैं इसके अंदर कंट्रोलर बन जाऊं या इसके अंदर मेरा कंट्रोल आ जाए, उस मकसद से नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, बस यहां पर मौके का फायदा उठाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको एफपीआई कहते हैं। क्लियर हुई बात। एफपीआई करने की इंडिया के अंदर लिमिट है। एफपीआई करने की इंडिया के अंदर क्या है, लिमिट है कि भाई एक पर्सन, एक इंडिविजुअल या एक इंडिविजुअल कंपनी इतने लाख करोड़ तक का ही इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, एक लिमिट है। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी अगर आपको इसके डिटेल में जाते हैं, और कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से आधा घंटे का स्पेशल लेक्चर बना दूंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं वीआरआर के अंदर। ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट आती है तो ही बनाऊंगा मैं। तो यहां पर एफपीआई की लिमिट होती है कि भाई इतने लाख करोड़ या इतना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई दूसरे देश का इन्वेस्टर या कोई कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है एफपीआई में ही, यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए शेयर डिवेंचर में ही इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो कैसे करे, तो उसके लिए आरबीआई ने एक और मीडियम बनाया है, एक और चैनल बनाया है जिसका नाम क्या रखा है, वीआरआर के थ्रू। एक सिंपल सा मेथड समझ लीजिए भाई। ठीक है, एक आपने जियो में रिचार्ज कराया 149 का, एक जियो में रिचार्ज कराया 149 का, उसमें आपको 1 जीबी या 1.5 जीबी जो भी डाटा मिलता है वो डाटा मिल गया। ठीक है, वो डाटा आपने खत्म कर दिया, उसके बाद और डाटा चाहिए आपको। ठीक है, और एक रिचार्ज है भाई आपको 51 का। ठीक है, मान लीजिए आपने 51 का और एक्स्ट्रा रिचार्ज कर लिया, अब वो भी खत्म हो गया, तो और क्या कर सकते हैं आप, और वीआरआर कर सकते हैं। इस सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए। ठीक है, तो वॉलेंटरी रिटेंशन रूट एक अलग से एफपीआई करने का चैनल है। ठीक, इंडिया में इन्वेस्ट करने का जब एफपीआई की लिमिट आपकी पूरी हो जाती है, ठीक, उसके बाद भी आप शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडियन मार्केट के अंदर, आप डेट मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आरबीआई ने आपको एक अलग चैनल प्रोवाइड किया है जिसका नाम रख दिया है वॉलेंटरी रिटेंशन रूट। इसके अंदर कुछ लिमिट रखी है कि अगर आप और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 3 ईयर के लिए वो आपका इन्वेस्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने इन्वेस्ट किया और कल उसको वापस निकालकर, जैसे रेट बढ़े वापस निकालकर भाग गए, ऐसा नहीं। इसके अंदर क्या लिमिट रखी है, मिनिमम 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होगा। और उसके अंदर जो लिमिट थी, वीआरआर के अंदर भी लिमिट रखी, भाई आप मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर, तो उसकी लिमिट थी 75,000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते थे। अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1.5 लाख करोड़ कर दिया है, 1.5 लाख करोड़ कर दिया है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। रिसेंटली आरबीआई का नए डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किए गए थे, ठीक है, जिसका नाम है माइकल पात्रा।
माइकल देबब्राता पात्रा। ठीक है, ये कौन थे? ये आरबीआई के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। अब इनको इनको बना दिया गया डिप्टी गवर्नर। और आरबीआई के अंदर एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं मैक्सिमम, लेकिन प्रेजेंट में 3 ही डिप्टी गवर्नर हैं। इनका नाम याद रखना है आपको, माइकल देबब्राता पात्रा, श्री बीपी कनुंगो और तीसरे हैं महेश कुमार जैन। बीपी कनुंगो आपको याद होगा डीआईसीजीसी के चेयरमैन भी थे, डीआईसीजीसी के चेयरमैन भी थे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने इंडिया की जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक नया मेथड लॉन्च किया है जिसका नाम है डायनेमिक फैक्टर मॉडल। नाउ कास्टिंग इंडियन जीडीपी ग्रोथ यूजिंग ए डायनेमिक फैक्टर मॉडल। डायनेमिक फैक्टर मॉडल, तो आपको याद रखना है कि आरबीआई ने कौन सा मेथड लॉन्च किया है, तो डायनेमिक फैक्टर मॉडल। नाउ कास्टिंग इंडियन जीडीपी ग्रोथ यूजिंग ए डायनेमिक फैक्टर मॉडल, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है क्या? उस सबसे पहले आईबीए की आपके एग्जाम में फुल फॉर्म आती है। ठीक है, आईबीए को 26 सितंबर 1946 में बनाया गया था। ये क्या है? ये भारतीय बैंकों का एक संघ है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? भारतीय बैंकों का संघ। इसके अंदर मोस्टली सारे के सारे बैंक्स मेंबर बने हुए हैं। जो बैंकों की शिकायत होती है वो आरबीआई तक पहुंचाती हैं। इनको जो बैंकों को कई बार गाइड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, गाइड करती है। एक बैंक को दूसरे बैंक से कुछ काम है, उनमें कम्युनिकेट करवाना, उनकी मीटिंग करवाना, ठीक है, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना, क्या है? आईबीए है। या मैं कह सकता हूं कि सभी बैंकों के मध्यस्थ के तौर पर, मीडिएटर के तौर पर आईबीए काम करता है। सभी बैंकों में सामंजस्य बनाने के लिए काम करता है। सभी बैंकों में कोई नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करवानी हो, उसका काम करता है आईबीए। आरबीआई कोई नया रूल रेगुलेशन सभी बैंकों में इंप्लीमेंट कराना चाहता है तो किसके थ्रू कराएगा? आईबीए के थ्रू कराएगा। क्लियर है? तो ये होता है आईबीए। आईबीए का एक अवार्ड फंक्शन था, ठीक है, द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन 15th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड अवार्ड 2020। ठीक है, ये कहां पर हुआ? मुंबई में हुआ। आईबीए ने एक कॉन्फ्रेंस रखी, एक मीटिंग रखी, एक सम्मेलन रखी, जो 15वां सम्मेलन था, एक्सपो एंड अवार्ड। इसके अंदर बहुत सारे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो ये कहां पर हुआ? मुंबई में हुआ। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक बैंक यूजिंग टेक्नोलॉजी का अवार्ड किस बैंक को मिला है? ध्यान देना, आपसे पूछा जाएगा कि आईबीए ने मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक बैंक यूजिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बहुत ज्यादा कस्टमर के अकॉर्डिंग वाला बैंक, ठीक है, कस्टमर को ज्यादा फोकस करने वाला बैंक का अवार्ड किसको मिला है? तो वो मिला है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक है जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला में। जिसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला में। और इसके की पर्सन यानी कि एमडीसीओ कौन है? वीजी मैथ्यू। इसके एमडीसीओ कौन है? वीजी मैथ्यू है। ठीक है, और आईबीए का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपके एग्जाम में काफी बार चीजें पूछी जा चुकी हैं, आईबीए का सीईओ कौन है? आईबीए का सीईओ कौन है? रजनीश कुमार, जिसको 18 अक्टूबर 2019 को अपॉइंट किया गया है। हु इज रजनीश कुमार? हु इज रजनीश कुमार? क्या मुझे बता सकते हैं रजनीश कुमार कौन है? रजनीश कुमार आरबीआई के रजनीश कुमार एसबीआई के हेड हैं, चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं। रजनीश कुमार एसबीआई के चेयरपर्सन हैं। क्लियर हुआ? आईबीए के इससे पहले जो सीईओ थे 18 अक्टूबर से पहले, वो कौन थे? वो थे पंजाब नेशनल बैंक के भूतपूर्व एमडी सीईओ। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं मुझे? चलिए मैं ही बता देता हूं आपको। उनका नाम था सुनील मेहता। अब वो आरबीआई के पीएनबी के एमडीसीओ भी नहीं है, और अब वहां के एमडीसीओ नहीं रहे, तो अब
एसबीआई के चेयरमैन को, जिनका नाम रजनीश कुमार है, इनको आईबीए का नया सीईओ बना दिया है। ठीक है, रजनीश कुमार। क्या याद रखना है, आईबीए के सीईओ कौन है? रजनीश कुमार हैं। ठीक है। साउथ इंडियन बैंक के एमडी सीईओ इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, इसका केवल हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट बनता है और इसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट बनती है। इसकी टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग टैगलाइन इंपॉर्टेंट बनती है। एमडी सीईओ इंपॉर्टेंट बनते हैं आईबीए के रजनीश कुमार। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो बैंकों के एमडी सीईओ हैं, आईबीए के एमडी सीईओ हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है? क्या इनके लिए कोई एक स्पेशल बॉडी बनाई गई है? उसको मैं ही बता देता हूं, आपको बस उसकी फुल फॉर्म बतानी है। बी 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 ट्रिपल बी। ट्रिपल बी एक बॉडी है, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जो बैंकों के एमडी सीईओ और जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं सरकारी, उनके एमडी सीईओ अपॉइंट करते हैं, केवल सरकारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनपीसीआई ने एक चैटबॉट लॉन्च की है जिसका नाम है पाई। एनपीसीआई की चैटबॉट का नाम क्या है? पाई है। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है इन रिटेल पेमेंट सेक्टर इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर जितनी भी रिटेल पेमेंट करते हैं, रिटेल पेमेंट का मतलब क्या है? जितना भी आप भीम ऐप यूज करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं, रुपे कार्ड यूज करते हैं, ये सारी जो हमारे जैसे, आपके और मेरे जैसे जो लोग यूज करते हैं, ठीक है, और बिजनेस लेवल में, कॉर्पोरेट लेवल में तो आरटीजीएस यूज करते हैं। आरटीजीएस को एनपीसीआई रेगुलेट नहीं करता है। रिटेल पेमेंट जो फुटकर पेमेंट है, समझ पा रहे हैं आप? जितनी भी रिटेल पेमेंट है, जैसे फास्टैग के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, रुपे कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, भीम ऐप के थ्रू पेमेंट करते हैं, ये सारी रिटेल पेमेंट है। आईएमपीएस वगैरह है, ठीक है, सारी रिटेल पेमेंट है। इन सभी को कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है? एनपीसीआई इनकी सभी की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। एनपीसीआई ने ही एक अपनी चैटबॉट लॉन्च की है, एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बोट लॉन्च की। इसका नाम क्या है? पाई है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एनपीसीआई की चैटबॉट का नाम क्या है, तो आंसर क्या रहेगा? पाई, PAI। और ये चैटबॉट होती क्या है? देखो, आप कोई भी ऐप यूज करो, कोई वेबसाइट ओपन करो, यहाँ पर एक पॉपअप सा आ जाता है, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, ठीक है। उसके लिए जो वहां पर जो रिप्लाई करता है, ठीक है, वो कंप्यूटर रिप्लाई करता है। तो उसमें कंप्यूटर एक सिस्टम बनाया है, ठीक है, जो भी आपकी क्यूरीज होगी उन सभी का रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो उसको चैटबॉट बोला जाता है। क्लियर है? दूसरा आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? दूसरा आप पूछा जाएगा एनपीसीआई की फुल फॉर्म। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तीसरी चीज पूछी जाएगी, एनपीसीआई एनपीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर? एनपीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एनपीसीआई के एमडी सीईओ कौन है? दिलीप असबे है। कौन है? दिलीप असबे है। एनपीसीआई को किसने बनाया था? एनपीसीआई को आरबीआई प्लस आईबीए। आईबीए के बारे में तो आप जान चुके होंगे, अभी पढ़ाया मैंने आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन, प्लस 10 प्रमोटर बैंक्स ने इसको बनाया था। ठीक है, जो सरकारी और प्राइवेट बड़े बड़े बैंक हैं, उन 10 बैंक का नाम ले लीजिए, वो 10 बैंक हैं। ठीक है, मैं आपको एनपीसीआई का एक अलग से टॉपिक भी पढ़ाऊंगा आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर, जो बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जो वीडियो आएगी। याद रहेगा इतना? ठीक है। आरबीआई ने, सॉरी, एनपीसीआई ने ही अपना एक और कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है यूपीआई चलेगा। यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए, आप ट्रांसफर पेमेंट में यूपीआई को ज्यादा यूज करें, उसके लिए एनपीसीआई ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम, एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम क्या रखा? यूपीआई चलेगा। कैश का झंझट छोड़ो क्योंकि अब यूपीआई चलेगा। इस तरह के स्लोगन्स के थ्रू ये एडवर्टाइजमेंट किया गया ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट को यूज करें और बैंकों के अंदर कम से कम भीड़ करें। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि यूपीआई चलेगा कैंपेन
किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? एनपीसीआई। टू प्रमोट यूपीआई एज इजी, सेफ एंड इंस्टेंट मोड ऑफ पेमेंट एज कैंपेन नेम्ड यूपीआई चलेगा हैज बीन लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे एनपीसीआई क्या है? एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है इन रिटेल पेमेंट सेक्टर। ठीक है, भीम, यूपीआई, रुपे कार्ड, ठीक है, इस तरह की भारत बिल पेमेंट, ठीक है, ये सारी सर्विसेज आपको कौन प्रोवाइड कराता है? एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन रिटेल पेमेंट सेक्टर में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, यूपीआई सॉरी एनपीसीआई ने ही एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है वजर प्लेटफॉर्म। आपसे पूछा जा सकता है एनपीसीआई ने सिक्योर्ड ट्रांजैक्शंस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वजर प्लेटफॉर्म। या वजर प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। एनपीसीआई हैज लॉन्च्ड ए प्लेटफॉर्म टू मेक पेमेंट फास्ट एंड सिक्योर, जिसका नाम क्या है? वजर प्लेटफॉर्म, वजर। ठीक है, अब इस वजर प्लेटफॉर्म का क्या होगा? जितने भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे बैंक है, एनबीएफसी हैं, वो सभी अपनी पेमेंट्स को ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, ज्यादा सिक्योर ट्रांजैक्शंस के लिए एनपीसीआई के इस प्लेटफॉर्म को रेंट पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनपीसीआई वजर प्लेटफॉर्म कैन बी एक्सेस्ड बाय वेरियस पेमेंट कंपनीज फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योर ट्रांजैक्शन ऑन देयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशंस। ठीक है, किसी बैंक की या किसी एनबीएफसी की कोई भी पेमेंट से जुड़ी हुई कोई भी ऐप है, उसमें ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए एनपीसीआई के वजर प्लेटफॉर्म को वो यूज कर सकते हैं। जो वजर प्लेटफॉर्म है वो ब्लॉकचेन बेस्ड है, इसमें सिक्योरिटी ज्यादा रहती है, इसमें लीकेज कम होती है। ठीक है, जैसे रिटेल पेमेंट के लिए इंडिया के अंदर एनपीसीआई काम करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ऐसे ही एक और रिटेल पेमेंट सेक्टर में पेमेंट के लिए एक और सिस्टम बनाने के लिए आरबीआई ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। उस का नाम क्या होगा? न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। जैसे एनपीसीआई नाम रखा है, ऐसे ही एक नाम रखा है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट सिस्टम। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए बहुत सारे बैंक हैं, ऐसे ही रिटेल पेमेंट्स के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, नई पेमेंट मेथड डेवलप करने के लिए जैसे एनपीसीआई काम करता है, ऐसे ही आरबीआई एक और नया प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है एनपीसीआई के पैरेलल, जिसका नाम क्या होगा? न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। इसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनाया जाएगा और इसको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द सेक्शन 4 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, तो यहां से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उससे पूछा जाएगा कौन सा रिटेल पेमेंट सिस्टम आरबीआई बनाने जा रहा है, उसका नाम होगा न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, प्लस इसको किस सेक्शन के अंदर लाइसेंस दिया जाएगा? अंडर सेक्शन 4 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इसको बनाने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 500 करोड़ की होगी। देखिए, एनपीसीआई जबकि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन फॉर प्रॉफिट के लिए नहीं है, और न्यू अम्ब्रेला एंटिटी फिर भी होगा फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एंटिटी कुछ जो जिनको लगभग 3 साल हो चुके हैं फाइनेंस के सेक्टर में काम करते, वो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनी प्रमोटर और ग्रुप हु हैज 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द पेमेंट इकोसिस्टम एज एन ऑपरेटर, सर्विस प्रोवाइडर और टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर कैन अप्लाई फॉर न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। और मान लीजिए 8-10 एंटिटीज मिलकर या 2-4 एंटिटीज मिलकर इसको ऑपरेट करने के लिए अप्लाई करते हैं आरबीआई के पास, और उसमें से जिस भी एंटिटी के पास कम से कम 25% शेयर होल्डिंग होगी, उसको प्रमोटर के नाम से जाना जाएगा। तो आज की वीडियो काफी लंबी होने जा रही है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम यहां से आगे की जो स्लाइड्स हैं उनको कवर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अगली स्लाइड में, अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम अगली क्लास में कवर करने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो सेट 2 का इंतजार कीजिए और इस पर अपना, इस वीडियो में अपना प्यार दिखाइए कि आपको कितना समझ में आया।
और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा जितने भी अपडेट्स हमारी तरफ से वो सारे के सारे मिल सके। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगली क्लास में मिलते हैं।